5 दिन बाद यूपी में पहले चरण का चुनाव होना है। पहले चरण के चुनाव में 11 जिले हैं। जिन जिलों में चुनाव होने हैं उनमें शामली, मुजफ्फरनगर, बागपत, मेरठ, हापुड़, गाजियाबाद, बुलंदशहर, मथुरा, आगरा, नोएडा और अलीगढ़ है। इन जिलों में कई सीट ऐसे हैं जहां पे इस समय कई दिग्गजों की दावेदारी है। कई सीट ऐसे हैं जहां पे पिता की विरासत को पुत्र आगे ले जाना चाहते हैं और कई सीटें ऐसी हैं जहां पे जातीय समीकरण बहुत शानदार बने हुए हैं। तो इन्हीं सीटों पे आज हमारे साथ चर्चा करने के लिए मौजूद है ऋषि शर्मा हमारे न्यूज़ रूम में, जिनसे हम इन्हीं सीटों पे चर्चा करेंगे और जानेंगे कि कौन सी सीट पे कौन सा उम्मीदवार भारी है या फिर कौन सी सीट पे कांटे की टक्कर पड़ने वाली है। तो सबसे पहले हम ऋषि सर से नोएडा से स्टार्ट करेंगे। सर, सबसे पहले नोएडा की जो हॉट सीट है जहाँ पे भारतीय जनता पार्टी से राजनाथ सिंह के सुपुत्र पंकज सिंह है और कांग्रेस से पंखुड़ी पाठक है और उसके बाद अगर बाकी प्रत्याशियों को देखें तो कृपाराम शर्मा है बसपा से और सपा से है सुनील चौधरी। तो नोएडा की सीटों का समीकरण अब तक देखें तो पिछली बार भी पंकज सिंह ने बहुत अच्छी जीत दर्ज की थी, वहाँ पे एक तरफा लगभग मुकाबला रहा था। तो इस बार क्या, क्योंकि अभी पश्चिम में किसान का बहुत बड़ा, किसानों का जो प्रभाव है वो बहुत ज़्यादा दिख रहा है। बाकी पार्टियां कह भी रही हैं कि भैया किसानों का इस बार प्रभाव पड़ने, तो ऐसे में क्या पश्चिम नोएडा की सीट पे क्या समीकरण रहने वाला है? पंकज सिंह के लिए कौन सी चुनौतियां आने वाली हैं या फिर सपा रालोद की जो गठबंधन है वो आगे जाने वाली है? देखिए, मुकुल, सपा और रालोद गठबंधन का तो मुझे उतना ज़्यादा अंदाज़ा नहीं है, लेकिन जिस तरह से लड़की हूँ लड़ सकती हूँ का नारा लेकर कांग्रेस उतरी है मैदान, और उसके बाद उसने समाजवादी पार्टी की ही पूर्व प्रवक्ता रही पंखुड़ी को अपने पाले से मैदान में उतारा है, और उसके बाद प्रियंका ने एक भावुक मैसेज भी दिया मतदाताओं को कि आप इस लड़की को समर्थन दीजिए, ये लड़की है और इसको साथ में लेकर आइए। तो उसके बाद से प्रियंका के वहाँ पर ऐसा करने के बाद से मुझे पता चला है कि काफ़ी माहौल काफ़ी कुछ बदला हुआ है। दूसरा ये कि आप सत्ता में जब होते हैं तो आपके खिलाफ लहर भी होती है जिसका नुकसान पंकज को उठाना पड़ेगा, लेकिन बहुत ज़्यादा उसका असर अभी फ़िलहाल देखने को नहीं मिल रहा है, क्योंकि जब चुनाव जैसे जैसे मतदान का समय नज़दीक आने लगता है उसके बाद मतदाता थोड़ा मुखर होना शुरू करता है। तो अभी क्या है कि वहाँ पर ही क्या, अगर देखा जाए तो उत्तर प्रदेश की हर विधानसभा सीट पर मतदाता बिल्कुल साइलेंट मोड में है। आप उससे जाकर पूछिए तो वो आप ही से उल्टा पूछ लेता है ना कि आप बताइए हम किसको वोट कर दें। तो कई जगहों पर ऐसा, पश्चिम में खासकर ऐसा देखा गया कि जहाँ रिपोर्टर्स ही ट्रोल हो गए हैं। हाँ, तो उसका कारण ही यही है कि वो इस बार चाह ही नहीं रहा है कि किसी को भनक भी लगे कि हम किसकी तरफ जा रहे हैं। अच्छा, या पिछले 2 सालों से देखो तो पंखुड़ी पाठक नोएडा विधानसभा क्षेत्र में काफ़ी तैयारियां कर रही थी। कोविड के टाइम में भी वो बड़ा एक्टिव दिख रही थी। उनकी एक पंखुड़ी पाठक एक स्पेशल टीम थी जो कांग्रेस से हट के भी एक टीम थी जो कोविड में लोगों की सहायता कर रही थी या फिर सैनिटाइजर मास्क वगैरह। तो ऐसे में पंखुड़ी पाठक ने क्योंकि वो 2 साल से तैयारी कर रही थी और अब उनको टिकट भी मिला है, लेकिन सामने राजनाथ सिंह के सुपुत्र हैं पंकज सिंह। देखिए, पंकज सिंह राजनाथ के बेटे हैं और उन्हीं के नाम पे ही वो जीतते रहे और जीतते रहेंगे। दूसरा, आपको भी पता है कि राजनाथ सिंह भारतीय जनता पार्टी में तीसरे नंबर के सबसे बड़े नेता हैं। तो ऐसे में पंकज को उसका फ़ायदा मिलेगा और मिलता रहा भी है। और यूपी के सबसे बड़े भाजपा नेता अगर ये कहें तो अतिशयोक्ति भी नहीं होगी राजनाथ सिंह जी के लिए। हाँ, वही चीज़ है ना, तो उसका फ़ायदा पंकज को मिलेगा, और कितना फ़ायदा मिलेगा ये तो अब 10 तारीख को ही पता चल पाएगा। बाकी सपा रालोद गठबंधन से जो प्रत्याशी हैं सुनील चौधरी हैं और बसपा से कृपाराम शर्मा हैं। तो इन प्रतिद्वंदियों को आप कहाँ देखते हैं? देखिए, शर्मा जी का क्या है कि वो दलित और ब्राह्मण वोटों के भरोसे मैदान में है, क्योंकि उनको ऐसा लग रहा है कि जो बहुजन समाज पार्टी का जो दलित वोट है वो उनको मिलना ही मिलना है, और उसके बाद में ब्राह्मण होने के नाते ब्राह्मण भी उनके पक्ष में वोट करेंगे। अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। जब बात हुई पंकज सिंह की, जो भाजपा के दिग्गज नेता राजनाथ सिंह के बेटे, वही थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं अतरौली, अलीगढ़ की अतरौली सीट से, जहाँ पे कभी भाजपा के कद्दावर नेता रहे, आज इस दुनिया में नहीं है, कल्याण सिंह के सुपुत्र संदीप सिंह चुनाव लड़ रहे हैं अतरौली से। संदीप सिंह राजू भैया के बेटे हैं, यानी कि कल्याण सिंह के पौत्र होते हैं, और वहाँ उस सीट पर कल्याण सिंह की सीट मानी जाती रही है और आज भी उनके नाम पर ही वोट मिलता है। तो वो सीट पे तो आप कुछ कह ही नहीं सकते हैं। वहाँ से ओमवीर सिंह भी लड़ रहे हैं, संदीप सिंह हैं, धर्मेंद्र कुमार हैं, वीरेश यादव भी हैं वहाँ से। देखिए, सारी बातें सही है। जिस तरह से चौधरी अजीत सिंह की मौत के बाद एक सिंपैथी है जयंत को लेकर, उसी तरह कल्याण सिंह के बाद भी उनके परिवार को लेकर सिंपैथी है और उसका फ़ायदा मिलेगा। अभी आपने बात की जयंत चौधरी की कि चौधरी अजीत सिंह की सिंपैथी जयंत चौधरी को मिलने वाली है या फिर किसानों का आंदोलन, तो आपको कितने लगता है, कितने एक इससे
हमारी जो चर्चा हो रही है उससे इतर मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि कितने सीटों पे जयंत चौधरी का प्रभाव पड़ने वाला है? क्या जयंत चौधरी के समाजवादी पार्टी के साथ आना और समाजवादी पार्टी जयंत चौधरी के साथ कितने सीटों, क्योंकि आप देखो पिछले विधानसभा में एक सीट शायद रालोद ने निकाली थी, तो इसमें क्या इस बार के चुनाव में कितने? देखिए, इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता है कि चौधरी चरण सिंह साहब आज भी जाटों के लिए, किसानों के लिए बहुत बड़ा नाम है। और ऐसे में जब उनके पुत्र की मृत्यु होती है अजीत सिंह साहब की, तो वो एक ज़रूरत भी बन जाती है कि वो किसान, वो जाट जयंत चौधरी के पक्ष में आकर खड़े हों, क्योंकि वो भी देखना चाहते हैं कि आखिर क्या ये उस विरासत को संभालने लायक है, और इसका फ़ायदा उनको मिल रहा है। और इसीलिए आप देखिए ना, अगर उनको फ़ायदा ना मिल रहा होता इस चीज़ का जयंत चौधरी को, तो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से ऐसे खुलेआम खुले मन से जो है ये ना कहा जाता है कि आप आइए हमारे पास जी। अब हम आगे बढ़ेंगे मुजफ्फरनगर की सरधना। देखिए, मैं आपको एक बात बताता हूँ, सरधना मेरे मैं आपको एक बात बताता हूँ, कैराना और मुजफ्फरनगर ये वो दो इलाके हैं जिन्होंने पिछले विधानसभा चुनाव को उठाकर भारतीय जनता पार्टी की झोली में डाल दिया। पलायन और दंगे, उन दोनों के बाद जो हिंदू मुस्लिम का मुद्दा उठा वो उसने जातियों को नीचे दबा दिया, और उसके बाद सब लामबंद हो गई सारी जातियां भारतीय जनता पार्टी के समर्थन में। दूसरा, आप एक चीज़ ये भी समझ सकते हैं कि उस समय ताज़ा वो 3 तलाक का मामला चल रहा था, उसका भी काफ़ी असर हुआ, और उसकी वजह से मुस्लिम बहुल्य सीटों पर भी भारतीय जनता पार्टी को बहुत अच्छा वोट मिला है। तो इस बार क्या है कि इस बार ऐसे कोई भी मुद्दे नहीं है। इस बार आप ये देखिए कि भारतीय जनता पार्टी किन 3 मुद्दों पर खेल रही है। पहला राम मंदिर, दूसरा काशी कॉरिडोर, और तीसरा, नहीं मथुरा की बात ही मत करिए, तीसरा हो गया उनका, आपने देखे ना पश्चिम में उन्होंने फिर से वही शुरू कर दिया ना, हिंदू मुस्लिम और वो सब, मुस्लिम काफ़ी चल रहा है। तो वो ये चाह रहे हैं कि कैराना और मुजफ्फरनगर को वो फिर से भुनाए, इसीलिए वहाँ पर जाके वो घाव कुरेद रहे हैं। तो अभी सरधना में बात करें तो सरधना में वहाँ पे अभी भाजपा के संगीत सोम की आप बात करना चाह रहे हैं, मैं आपको बताता हूँ। संगीत सोम और योगी आदित्यनाथ पश्चिम और पूर्व के 2 बड़े कद्दावर नेता हैं जिनको हिंदुत्व का कथित तौर पर हृदय सम्राट कहा जाता है। उन्होंने अपने को खुद से ही एक छवि गढ़ ली अपने लिए कि हम हिंदुत्व वाले हैं, हम कट्टरपंथी हिंदू हैं। तो ऐसे में संगीत सोम को इसका फ़ायदा भी मिला। संजीव बालियान भी इसी क्षेत्र से आते हैं। हाँ, बिल्कुल आते हैं, लेकिन उस पूरे इलाके में जो संगीत सोम की छवि है वो उनको बाकी लोगों से बिल्कुल अलग करती है। मुजफ्फरनगर दंगों में भी इनका काफ़ी नाम आया था, और उसके बाद या उसके पहले भी जो कुछ भी होता रहा है ये अपनी बयानबाजियों की वजह से। तो और इनके जो कुछ एक खास ग्रुप है साथियों का इनके, उन्होंने इनको हिंदू हृदय सम्राट घोषित कर रखा है इलाके में। और ये संगीत सोम के अंदर की कहीं ना कहीं की एक दबी इच्छा भी है कि जैसे पूर्वांचल में योगी आदित्यनाथ थे, तो वैसे ही पश्चिम में संगीत सोम हो, और आगे चल के कुछ हमको भी बेहतर करने को मिले। तो आप एक पश्चिम में एक और सीट है जो काफ़ी हॉट सीट है, एक वो हस्तिनापुर का सीट। हस्तिनापुर का सीट जो देखे तो वहाँ पे कांग्रेस ने अर्चना गौतम को जब से उम्मीदवार बनाया, तो वो सीट काफ़ी न चाहते हुए कुछ ज़्यादा चर्चे में है हस्तिनापुर सीट। देखिए, होता क्या है कि जिनको हम टीवी पे देखा करते हैं या जिनकी तस्वीरें हम मैगजीन में, वेबसाइट्स पे और जब देखा करते हैं, तो एक बार जब वो सामने से देखने को मिलता है, एक उत्सुकता होती है। तो ये आप देखिए, इसके पहले भी कई बार कई फिल्म स्टार चुनाव लड़ चुके हैं, और कई फिल्म स्टार चुनाव प्रचार करने भी आए हैं प्रत्याशियों के लिए। लेकिन आप देखिए, शत्रुघ्न सिन्हा और की पत्नी यहाँ से लखनऊ से जब लोकसभा चुनाव लड़ रही थी, तो सोनाक्षी सिन्हा भी आई थी यहाँ पर प्रचार करने, और कितना ज़्यादा जन जो है समूह, जो पीछे उनके जन समूह फैला हुआ था, लोग एक झलक पाने के लिए लगे थे। लेकिन जब रिजल्ट आए तो वो बिल्कुल अलग थे। तो वहाँ से देखिए, बीजेपी के लिए दिनेश खट्टिक हैं हस्तिनापुर से, कांग्रेस के लिए अर्चना गौतम है, सपा से योगेश वर्मा है, और बसपा से संजीव जाटव। तो जो ये सुरक्षित सीट है, यहाँ पे बाकी प्रत्याशियों को देखें तो काफ़ी, क्योंकि दिनेश खट्टिक के लिए अभी भी बीच में आया था कि उनके खिलाफ भी कुछ बगावती स्वर दिखे थे। योगेश वर्मा समाजवादी पार्टी और रालोद गठबंधन से आ रहे हैं, जो पिछले चुनाव में भी लड़े थे। तो कितना हस्तिनापुर में ये इफेक्ट करेगा दिनेश खट्टिक के लिए? आप दिनेश खट्टिक जो वर्तमान विधायक भी रहे अभी। बिल्कुल, पश्चिम में जितनी भी सीटें हैं वहाँ पर इस समय जाट और गुर्जर जो वोटर है वो, और उसके साथ में जो किसान भी है, वो किसानों में वो सभी आ जाते हैं, चाहे वो ब्राह्मण हो, ठाकुर हो, जाट हो, गुर्जर हो, पिछड़े हो, अगड़े हो, सभी आते हैं। वो सब कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी से नाराज़ दिख रहा है।
और उसका असर भारतीय जनता पार्टी के वोट परसेंटेज पे भी पड़ेगा और सपा को इसका फ़ायदा होता दिख रहा है। और समाजवादी पार्टी के लिए जो सबसे एक अच्छी बात है वो ये है कि पश्चिम में उनको जयंत चौधरी का साथ मिला है और जयंत चौधरी के साथ में देखिए इस समय सिंपैथी भी बहुत ज़्यादा है। तो ऐसे में मुझे ऐसा लगता है कि पश्चिम में समाजवादी पार्टी और रालोद का जो गठबंधन है बहुत अच्छा करने जा रहा है। अच्छा, एक सीट और है जो काफ़ी चर्चा में रहा शुरू से ही, जब से चुनाव की बात पिछले 1 साल से चर्चा, वो था मथुरा की सीट। क्योंकि बीजेपी के एजेंडे में इस बार काशी मथुरा तो झांकी, अयोध्या काशी झांकी है, मथुरा भी बाकी है। केशव मौर्य ने वहाँ से ऐलान भी करा, ट्वीट करके ऐलान किया। तो वहाँ से जो उम्मीदवार हैं, पहले कहा जा रहा था कि सीएम योगी आदित्यनाथ वहाँ से चुनाव लड़ेंगे। लेकिन फिर जब टिकट की घोषणा हुई तो श्रीकांत शर्मा वापस अपनी सीट पे आए और सीएम योगी आदित्यनाथ गोरखपुर से आज नामांकन भी दाखिल कर चुके हैं। तो श्रीकांत शर्मा के लिए ये जो सीट है, क्योंकि श्रीकांत शर्मा 2017 के जब चुनाव के नतीजे आए थे तो वो सीएम के दावेदारों में से एक थे। जब सीएम की रेस में वो भी थे, भले वो थोड़ा नीचे थे, लेकिन जो टॉप 5 नेम थे उनमें उनका श्रीकांत शर्मा का भी नाम था। लेकिन उसके बाद जब 5 साल सरकार चली, सरकार में भी काफ़ी विवादित रहे श्रीकांत शर्मा। कभी उनका ये आरोप लगाना है कि अधिकारी मेरी बात नहीं सुनते, सरकार में मेरे काम नहीं होते। तो इसको लेकर और क्षेत्र में भी काफ़ी उनके साथ बगावती सुर भी देखने, खुद वहाँ के जो भाजपा का स्थानीय कार्यकर्ता थे उन्होंने भी कहा कि श्रीकांत शर्मा नहीं चाहिए हमें। बोधी बैर ने श्रीकांत शर्मा खैर, ऐसा काफ़ी समाचारों में आया। तो ऐसे में श्रीकांत शर्मा के लिए सीट कितनी मुश्किल होगी? देखिए, श्रीकांत शर्मा के लिए मुश्किलें तो काफ़ी बढ़ी हुई हैं। उसका कारण क्या है? बहुजन समाज पार्टी ने वहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के ही पूर्व नेता को अपना प्रत्याशी बनाया है और वो भी शर्मा है। मतलब सजातीय वोट इन दोनों के बीच में कटेंगे। लेकिन यहाँ पर भी आप ये देखिएगा कि मथुरा जो है पश्चिम की उस बेल्ट से आता है जहाँ पर किसानों की नाराज़गी की बहुत बातें कही जाती रही हैं। ये पूरी वो बेल्ट है जहाँ पर किसान वोटर की मैं बात कर रहा हूँ। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि उन किसानों में भी आप लोगों को तोड़ दीजिए। जो वहाँ का किसान वोटर है वो भारतीय जनता पार्टी से कृषि कानूनों के बाद से काफ़ी नाराज़ है। तो इसका असर बेशक दिखेगा और दिखना चाहिए भी, क्योंकि अगर हम लोकतंत्र में हमको ये हक मिला है कि हम जो है 5 साल में एक बार जो है जो सरकारें सत्ता संभाल रही हैं, जिनको सत्ता का सुख ले रही हैं, उनको भी हम बताएं कि आप हमारे लिए कितना सही थे और कितना गलत थे। तो श्रीकांत शर्मा, आप पूरे पश्चिम में अभी जितने भी बड़े नेता हैं उनमें श्रीकांत शर्मा का एक सीट है जो फंसता नज़र आ रहा है। जहाँ तक मैंने अभी तक जो राजनीतिक विवेचना की है, राजनीतिक समीक्षा की है, तो उसमें मुझे जो बड़े नेता जैसे संगीत सिंह सोम हुए, अभी बेबी रानी मौर्य हैं, तो जो भी बड़े नेता हैं, पंकज सिंह हुए, संदीप सिंह हुए, तो उनमें जो श्रीकांत शर्मा की सीट है और वो सरकार में मंत्री भी है, तो उनकी सीट मुझे जहाँ तक लगा कि थोड़ी सी उनकी सीट फंसती नज़र आ रही है। उसके बाद किसानों का आंदोलन भी उनके काफ़ी खिलाफ जा सकता है। अब हम एक ऐसी सीट की बात करेंगे जो दिल्ली से सटा हुआ लोनी, नंद किशोर गुर्जर भाजपा के विधायक है और उनको दोबारा टिकट मिला है। ऐसा कहा जा रहा था कि शायद उनकी टिकट कट जाए, सीएम योगी उनसे नाराज़ भी चल रहे थे, क्योंकि नंद किशोर गुर्जर ही वो विधायक थे जो एक समय पे बीजेपी के 200 विधायकों को एक साथ लाए थे सीएम योगी के खिलाफ। विधानसभा के बाहर उन्होंने प्रदर्शन भी किया था। फिर उसके बाद जब पिछले साल किसान आंदोलन जब राकेश टिकैत रोए थे, उसमें भी उनकी भूमिका नजर आई थी। जब किसान वापस जाने लगे थे तो दिल्ली बॉर्डर पे नंद किशोर गुर्जर शायद पहुंचे थे, उसके बाद वहां से फिर बखेड़ा चालू हुआ। तो ऐसे में नंद किशोर गुर्जर का दोबारा लोनी से लड़ना और भारतीय जनता पार्टी के लिए, क्योंकि देखिए क्षेत्र में नंद किशोर गुर्जर का तो अपना एक रौला है, वहाँ पे वो अपने क्षेत्र में उनकी बहुत अच्छी पैठ है, लेकिन उनके सामने जो है अगर देखें लोनी में तो मदन भैया है आरएलडी से, सपा आरएलडी गठबंधन से, वो भी इलाके के बाहुबली माने जाते हैं। तो ऐसे में लोनी की इस बार मुश्किलें कितनी बढ़ने वाली है? मुकुल, मैं आपको बताऊं, अपने सहयोगी हैं आशुतोष जी। अभी आशुतोष पूरा पश्चिम घूम के ही कल ही लौटे हैं। तो आज हमारी बातचीत हो रही थी तो उन्होंने बताया कि पश्चिम में जो वोटर है इसमें बहुत ही साइलेंट है। उनके लिए क्या है कि कई सीटों पर ऐसा उन्होंने बताया कि भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों से, भारतीय जनता पार्टी के जो विधायक रहे उनसे लोग बहुत ज़्यादा नाराज़ हैं। लेकिन कहीं ना कहीं उनको ये भी लग रहा है कि हाँ, ये सरकार ने कुछ चीज़ों को लेकर कुछ बेहतर किया है। लेकिन जो अधिकांश लोग हैं जिनके लिए जो है भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने कुछ नहीं किया, जिनके लिए भारतीय जनता पार्टी के विधायकों ने जिनकी सुनी नहीं, जिनके लिए भारतीय जनता पार्टी के लोग खड़े नहीं हुए, कोरोना के जो है 2-2 वेव आके गुजरी हैं, उसके बाद भी। अच्छा, एक चीज़ और, जो पश्चिम की सीटों में देखें तो जिन सीटों की बात हो रही उनमें जो आपने शुरू में ही उस सीट का जिक्र किया कैराना का, जहाँ से उम्मीदवार
हुकुम सिंह की बेटी हैं कैराना से, और जो सामने है प्रतिनिधि, पहले समाजवादी पार्टी ने नाहिद हसन को उम्मीदवार बनाया था, जो कि काफ़ी विवादित रहे थे, काफ़ी चर्चे में रहते, और जैसे टिकट उनकी बटी उसके बाद भी काफ़ी ऐसी गलियारे में काफ़ी चर्चा रही थी। फिर उसके बाद उन्होंने अपनी बहन को टिकट दिलवाई, इकरा नाहिद हसन को। तो इसके बाद मैं थोड़ी सी वो आपका करेक्शन कर देता हूँ, नाहिद ही चुनाव लड़ रहे हैं समाजवादी पार्टी और रालोद गठबंधन से। ये केवल ये बातें हुई थी कि हम ऐसा करेंगे, लेकिन वैसा कुछ हुआ नहीं है। और कल अखिलेश यादव और जयंत ने इकरा को साथ में लेकर नाहिद के लिए वोट मांगे हैं। दूसरी चीज़ ये कि कैराना सीट जो है वो एक हॉट केक है। और आप एक चीज़ ये समझिए ना कि भारतीय जनता पार्टी के चाणक्य कहे जाने वाले अमित शाह कैराना आते हैं, लोगों से घर घर वोट मांगते हैं और याद दिलाना नहीं भूलते हैं पलायन का मुद्दा। योगी आदित्यनाथ पहुंचते हैं, वो भी पलायन के मुद्दे को फिर से जिंदा करते हैं। और आप एक चीज़ ये देखिए ना कि उनको ये लग रहा है कि जो जाति और बिरादरी में जो चुनाव बट चुका है, उसको ये चाहते हैं कि हिंदुत्व के मुद्दे पर हम फिर से अपने पक्ष में करें। लेकिन उनको ये समझ में नहीं आता है कि किसी के घाव कुरेदने से आपको कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। अच्छा, एक चीज़ मैं कि क्या कैराना से वो आवाज़ पूरे पश्चिम में जाएगी हिंदू मुस्लिम, जो बीजेपी अभी जो देखिए वो एजेंडा दिख रहा है बीजेपी का, हिंदू मुस्लिम वाला जो एजेंडा, तो क्या कैराना से वो आवाज़ अगर बीजेपी लगाती है तो ऐसे आसार हैं कि वो पूरे पश्चिम तक गूंजेगी? मुकुल देखिए, पहले फेज़ का इलेक्शन जिस दिन होगा, जिस दिन वोटिंग होगी, उसके बाद से एक ट्रेंड आना शुरू हो जाएगा कि कौन किस तरफ जा रहा है। और उसके बाद से चुनाव के आखिरी दौर तक होते होते आपके सामने एक तस्वीर सामने आ जाती है कि अगली सरकार किसकी बन रही है। जैसे ही 2 फेज़ के इलेक्शन खत्म होंगे, आप देखिएगा कि जिन पार्टियों को ये लग रहा होगा कि उनके पक्ष में मतदान कम हुआ है, वो बाकी के फेज़ के लिए अपनी जुबानी जंग और तेज कर देंगी। धर्म, संप्रदाय, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, गली नुक्कड़, चौपाल, गली मेड़, ये सारी चीज़ें जो है उखड़ के सामने आने लगेंगी और वो चाहेंगे कि बस किसी तरह से मतदाता हमारी सुन ले और हमारी सरकार बना दे। अच्छा, एक चीज़ और, अब चर्चा को हम अंत की ओर ले जाएंगे, तो हम आपसे सबसे पहले यही पूछेंगे कि जो पश्चिम की राजनीति, देखिए पश्चिम में पूर्वांचल, बुंदेलखंड, अवध, इन तीनों क्षेत्रों की अपेक्षा पश्चिम कुछ ज़्यादा विकसित है, इसको कोई नकार नहीं सकता। लेकिन पश्चिम, अभी भी पश्चिम में शिक्षा व्यवस्था जो है उसकी बहुत, पूरे यूपी में शिक्षा व्यवस्था की स्थिति बहुत ख़राब है। तो क्या पश्चिम में कौन से मुद्दे होंगे कि जो सबसे ज़्यादा वोटर्स को टिक करेंगे कि भाई आप बदलाव करो या फिर जो सरकार है उसको दोबारा चुनो? तो ऐसे कौन से मुद्दे होंगे? अभी आशुतोष जब लौट के आए तो उन्होंने बताया कि कृषि कानूनों का जो मुद्दा है वहाँ पर वो नंबर 1 पर चल रहा है, उसको देखकर ही लोग वोट देने के मूड में है। दूसरा ये है कि हिंदुत्व के मुद्दे पर लामबंद करने की कोशिश कर रही है भारतीय जनता पार्टी, लेकिन कुछ ऐसा असर जमीनी स्तर पर देखने को नहीं मिल रहा है। अच्छा, अभी आपने कृषि कानूनों का जिक्र किया, तो कृषि कानून आए तो उसका दुष्प्रभाव दिखा, लेकिन अब वापस हुए हैं, तो क्या जो किसान वोटर्स हैं, जो पश्चिम में लघु सीमांत बड़े किसान हैं, तो उनमें देखिए जो पंजाब हरियाणा सटे हुए या फिर जो पश्चिम उत्तर जो लोग, जो महेंद्र सिंह टिकैत और चौधरी चरण सिंह के विरासत माने जाते, तो उनमें क्या कृषि कानूनों के वापस जाने का कोई फायदा नहीं मिलने वाला है। उसका कारण ये है कि मैं अभी कुछ दिन पहले ही गया हुआ था, तो वहाँ पर उनका ये कहना है कि भाई आप लाए ही क्यों, आपको लाने की ज़रूरत क्या थी। और वापस तो आपको मजबूरी में करना पड़ा, क्योंकि हमारे आप आंदोलन से इतना ज़्यादा डर गए थे कि आपको लगा कि हमारी सरकारें चली जाएंगी, और केवल यही नहीं, हरियाणा की सरकार चली जाएगी इसके बाद, तो उनको ये डर लग रहा था। दूसरा उनको ये लग रहा था कि किसान नेताओं का ये कहना है कि पंजाब में चुनाव होने वाले हैं, इसकी वजह से उन्होंने वापस लिया, यूपी में चुनाव होने वाले हैं इसलिए वापस लिया, उत्तराखंड में। तो एक जो मास मैसेज था वो यही है कि आप लाए क्यों ऐसी चीज़ें। अगर आपको लाना ही था तो उसके पहले आप बैठ के बात कर सकते थे, उनमें आप सुझाव मांग सकते थे, आप थोपने लगे। तो इस बात का एक जो गुस्सा है वो बहुत ज़्यादा है, किसानों में है। अच्छा, एक चीज़ और पूछूंगा कि देखिए बीजेपी ने सीएम फेस अनौपचारिक तौर पे ऐलान ही कर दिया कि सीएम योगी हमारे, तो उनका चेहरा कितना प्रभावी रहने वाला है? देखिए, योगी आदित्यनाथ के नाम पर चुनाव लड़ा जा रहा है और भारतीय जनता पार्टी अभी तक फिलहाल ऐसा ही लग रहा है कि योगी ही अगले सीएम होंगे। अगर पार्टी जीतती है तो मुख्यमंत्री वही होंगे, बाकी भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व ही तय करेगा कि वो किसको क्या रखते हैं। दूसरी चीज़ ये कि कई जगहों पर ये देखने को मिल रहा है कि विधायकों के प्रति गुस्सा था, इसीलिए सीट बदली गई है उनकी, या उनका टिकट काटा गया है। तो काफ़ी जगह से
यूपी सरकार में बैठे जो अधिकारी हैं उन्होंने भी मुख्यमंत्री को बताया कि आपके लिए तो माहौल अच्छा है, लेकिन ये फला फला विधायक हैं, इनके लिए माहौल ख़राब है, तो आप ऐसा करिए कि या तो इनकी सीटें बदलिए या ऐसा कुछ। ये मुझे ही किसी अधिकारी ने ये बात अनऑफिशियली बताई थी। दारा सिंह चौहान के लिए भी आया था कि दारा सिंह चौहान कह रहे थे कि भाई मैं मधुबन से नहीं लड़ूंगा, मुझे घोसी से लड़ाइए। तो जिसके बाद ये बातें मीडिया में भी आई थी। तो अब ये सत्यता कितनी है ये हम नहीं बता सकते, लेकिन जो मीडिया में खबरें थी वो हम आपको बता रहे हैं। तो ये लेकिन ये भी चला था ना कि मुख्यमंत्री कई जगह ऐसा हुआ, कई विधायक सांसदों ने खासकर कोविड के टाइम में एक कंप्लेन किया कि अधिकारी हमारी सुनते ही नहीं है। देखिए हो क्या रहा है पूरे यूपी में कि योगी मोदी से बैर नहीं, विधायक जी की खैर नहीं। तो ये चीज़ तो है ही है। और उसके बाद कृषि कानूनों का मुद्दा है ये। उसके बाद जो छुट्टा जानवर है ये अपने में बहुत बड़ी समस्या है। आप बताइए कि किसान पूरी पूरी रात जागता है, धूप में पसीना बहाता है, बारिश में काम करता है, जाड़ों में ठिठुरता है, और उसके बाद वो फसल जाके तैयार होती है। और फिर अगर जो है ये जानवर वहाँ पर आके तबाही मचाते हैं तो उसका भी असर है और ये देखने को मिलेगा भी। दूसरा ये, उसके बाद ये कि अगर समाजवादी पार्टी की बात करें तो समाजवादी पार्टी ने इस बार बहुत ही सधे कदमों के साथ चुनाव में उतरने की तैयारी की थी। और आप देखिए कि उसने इसीलिए ऐसे ऐसे क्षेत्रीय छोटे छोटे दलों के साथ में गठबंधन किया जिनका 2, 4, 6 सीटों पर प्रभाव है। और दूसरा ये कि वो आप ये देखिए कि यूपी में जितनी भी 403 विधानसभा हैं उन सब में उन जातियों का कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ वोट प्रतिशत है। तो ऐसे में एक मैसेज है कि अगर हमारा वोट के साथ में उनका वोट जुड़ जाता है तो हम जीत जाएंगे। और ये रणनीति कागजों पे तो बहुत अच्छी लग रही समाजवादी पार्टी की, लेकिन जो असली निर्णय है वो तो हाँ वही चीज़ है। तो वो चीज़ें तो फिर 10 के बाद ही पता चलेंगी, 10 मार्च को जब रिजल्ट आएंगे। अब पश्चिम में नतीजे क्या होंगे, जो हॉट सीट है उन पे कौन विजयी होंगे, ये तो 10 मार्च को ही पता चलेगा। लेकिन हम अपनी ये सियासी चर्चा लेकर आते रहेंगे, आपको बताते रहेंगे कि सियासी हलचल में क्या चल रहा है और कहाँ कौन भारी है। अब कल लेकर हम आएंगे अवध की कुछ क्षेत्रों पे बात करेंगे, उन सीटों पे चर्चा करेंगे जो अवध क्षेत्र के लिए हॉट सीट बने हुए हैं। तब तक देखते रहिए द यूपी खबर।